महमूद गजनबी के इस टॉपिक में आप लोगों को स्वागत है। पूर्व वीडियो में हम लोग मुस्लिम आक्रमण से संबंधित मोहम्मद बिन कासिम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में बात करेंगे। जैसे भारतीय इतिहास में हम लोग देख रहे हैं, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल, इन ऐतिहासिक वंशों के पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने राजपूत काल देखा। उसी राजपूत काल के दौरान ही सर्वप्रथम भारत में मोहम्मद बिन कासिम का, जो कि अरब मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसी के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ। वहाँ के राजा दाहिर हुआ करते थे, उनको पराजित करके उस सिंध क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया। उसके बारे में हम लोगों के पास जानकारी का स्रोत वही चचनामा नामक ग्रंथ है, जो बहुत महत्वपूर्ण फारसी ग्रंथ माना जाता है। तो जब 712 में महमूद गजनबी से पहले मोहम्मद बिन कासिम का सिंध क्षेत्र पर अधिकार होता है, तो कुछ समय तक उसका वहाँ पर अधिकार कायम रहता है। उसके बाद फिर भारतीय राजपूत वंशों के शासकों ने पुनः उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो लगभग 1.5 से 2 शताब्दी तक सिंध का क्षेत्र, या यूँ कहिए पूरे भारत का क्षेत्र, भारतीय शासकों के सानिध्य में ही रहा। लेकिन जब 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हम लोग आते हैं, तो हम देखते हैं कि गजनी से आया हुआ और आक्रांता भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार कई बार आक्रमण करता है, और आक्रमण के फलस्वरूप भारत के राजाओं के राज्य क्षेत्र को एकदम छिन्न भिन्न और तहस नहस कर देता है। तो ऐसे ही महमूद गजनबी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि महमूद गजनबी किस वंश से रिलेटेड था, कहाँ से आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम लोग जब मध्य एशिया में जाएंगे, हम लोगों को एक गजनी साम्राज्य मिलेगा। मध्य एशिया में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को एक गजनी साम्राज्य मिलता है, जो यहाँ पर हमें राजधानी के रूप में मिला है। तो वहीं गजनी में एक वंश हुआ करता था, जिसको गजनी या यामनी वंश कहते थे। इसको हमको ध्यान में रखना है कि 10वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी के मध्य में जब हम लोग गजनी में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को एक वंश मिलता है जिसको गजनी या यामनी वंश कहते हैं। उसी गजनी या यामनी वंश का एक संस्थापक था अलक्तगीन, जिसने इस यामनी वंश की स्थापना की थी, और उसने अपनी राजधानी बनाया था गजनी को। अब ये अलक्तगीन इसकी स्थापना कर देता है, लेकिन यह उतना सशक्त शासक नहीं था कि भारत जैसे विशाल साम्राज्य की तरफ आक्रमण करने के बारे में प्रयास करे। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है अलक्तगीन की, तो अलक्तगीन की जब मृत्यु हुई तो उसका दास एवं दामाद था सुबुक्तगीन। अब यहाँ पर एक स्थिति में क्लियर कर दूँ दास के बारे में। जैसे हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने दासों के बारे में पढ़ा था कि मेगास्थनीज ने भारत के बारे में अपनी इंडिका में उल्लेख किया है कि भारत में दास नहीं थे। तो उसका खंडन जब और इतिहासकार करते हैं, तो लोग कहते हैं कि भारत में दासों की स्थिति उस प्रकार की नहीं थी जिस प्रकार से मेगास्थनीज ने यूनान में देखी थी। लेकिन वहाँ पर जो दासों की स्थिति भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं, वह दासों की स्थिति युद्ध में पकड़े गए बंदियों से रिलेटेड थी। लेकिन यहाँ पर दास या गुलाम से मतलब यह था कि जब हम लोग गजनी में जाते हैं, तो वहाँ पर उस समय 10-12 साल या 15 साल या कह सकते हैं एवं 20 साल तक के बच्चों की मंडी लगती थी। मतलब वहाँ की स्थितियाँ इस प्रकार से थीं कि लोग अपने बच्चों को क्रय विक्रय कर देते थे या बेच देते थे। तो ऐसे लड़कों को जो लोग साम्राज्य निर्माता के रूप में होते थे, या जिनके अंदर महत्वाकांक्षा होती थी कि मैं भविष्य में किसी क्षेत्र को विजित कर वहाँ का राजा बनूँ, ऐसे लोग उन्हीं मंडियों से इन बच्चों को खरीद लेते थे। तो ये जो खरीदे गए व्यक्ति होते थे वो दास कहलाते थे। इनके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि इनको खरीद लिया गया तो खाली इनसे दास वाला ही काम करवाया जाए। जैसे कहने का मतलब घर पे झाड़ू पोछा या साफ सफाई, इनके अंदर जिस प्रकार की योग्यता होती थी उस प्रकार के इनसे कार्य लिए जाते थे। ये सुबुक्तगीन भी उसी में से था कि वह एक योग्य दास था। कहने का मतलब उसके अंदर सेनापतित्व के गुण थे, इसलिए अलक्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया था। अभी आगे के क्रम में जब हम लोग तुर्कों के आक्रमण में मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी देखेंगे हम लोग एक लंबी परंपरा हम लोगों को मिलती है दासों की।
जैसे वहाँ पर हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही विश्वासी दास हुआ करता था मोहम्मद गोरी का, जिसका इतना बड़ा रोल मोहम्मद गोरी के लिए था कि भारत जैसे विशाल और मजबूत साम्राज्य को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक ने निभाई थी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बलबन जैसा महत्वाकांक्षी शासक आता है, इसलिए उस पूरे वंश को ही दास वंश के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दासों की स्थिति इसी प्रकार से थी जिस प्रकार का अभी हमने वर्णन किया। ये सुबुक्तगीन जो था अलब्दगीन का उसी प्रकार का दास था और उसने अपनी पुत्री का उससे विवाह भी किया था, इसलिए वह दामाद भी था। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो वही राजा बना। तो कहने का मतलब यहाँ पे 31 हमको ध्यान में रखना है, 977 में गजनी का शासक बना, उसी 977 में जब अलब्दगीन की मृत्यु हो गई तब। तो कहने का मतलब आगे देखते हैं अब भारत पर पहला तुर्क आक्रमण कौन सा माना जाता है। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन सा माना जाता है, तो अब मोहम्मद बिन कासिम का हम लोग 712 में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में तुर्क आक्रमण की जब हम लोग बात करेंगे तो ये सुबुक्तगीन का आक्रमण था। सुबुक्तगीन का ये आक्रमण था जिसमें इसने पंजाब के शासक तत्कालीन समय के हुआ करते थे जयपाल, इसी जयपाल के ऊपर इसने आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में इसको कोई सफलता नहीं मिली। ये तुर्कों का भारत पर प्रथम आक्रमण माना जाता है, इसलिए आक्रमण विफल हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन भी इस प्रकार से बनता है कि भारत पर तुर्कों का प्रथम आक्रमण कब हुआ, या किसने किया, या किसके विरुद्ध हुआ, या कहाँ के शासक के विरुद्ध हुआ। तो सुबुक्तगीन ने ही किया था पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध, लेकिन उसमें उसको किसी भी प्रकार से कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई थी। अब जब सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है 998 ईस्वी में, तब वहाँ पर दूसरा शासक आता है, उसका पुत्र महमूद गजनवी। अब यहाँ से महत्वपूर्ण है चीज़ें, स्पेशली महमूद गजनवी को भी वही हम लोगों को पढ़ना है। तो सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में उसके पिता की मृत्यु के बाद गजनी का शासक हुआ। जब उसके पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई उस समय महमूद गजनवी जो था वो खुरासान का शासक था। कहने का मतलब राजत्व के गुण उसके अंदर पहले से ही थे, इसलिए उसको वहाँ पर खुरासान का शासक नियुक्त कर दिया गया था। तो कहने का मतलब खुरासान में वो शासन कर रहा था, उसी दरमियान उसके पिता की मृत्यु हुई और ऐसी परिस्थितियों में वह गजनी का शासक बना। अब वहाँ पर गजनी के शासक बनने के बाद कुछ और ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं खलीफा अल कादिर बिल्लाह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो जो उनके उत्तराधिकारी थे वही खलीफा कहलाते हैं। तो खलीफाओं का इतना वर्चस्व पूरे विश्व लेवल पर था कि पूरे विश्व में चाहे जहाँ मुस्लिम सत्ता स्थापित होती थी वही खलीफा जो होते थे वो उनको मान्यता प्रदान करते थे, और उस मान्यता के एवज में वो उनको हर प्रकार का संरक्षण भी देते थे। उसी प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर थी कि जब महमूद गजनवी ने गजनी का साम्राज्य संभाला तो उसने खलीफा अल कादिर बिल्लाह से 2 उपाधि ली, या यूँ कहिए खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसको 2 उपाधि दी। इस उपाधि को हमें ध्यान में रखना है, यमीन उल दौला। यमीन उल दौला इसका हिंदी में रूपांतरण होगा या उसका अर्थ होगा साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरी उपाधि थी यमीन उल बिल्लाह, इसका मतलब है मुस्लिमों का संरक्षक। ये 2 उपाधियाँ स्पेशली उसको खलीफा अल कादिर बिल्लाह से मिली थी, जो पूरे विश्व में मुस्लिमों के लिए संरक्षक का काम करते थे। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात है, तुर्कों में यह पहला ऐसा शासक था महमूद गजनवी जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसको हमें ध्यान में रखना है। उसके पहले का जो हम लोग अलब्दगीन पढ़ते हैं या सुबुक्तगीन पढ़ते हैं, इन दोनों शासकों ने किसी ने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक अगर कोई होता है तो यही महमूद गजनवी था। सबसे महत्वपूर्ण बात, सर हेनरी इलियट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। सर हेनरी इलियट ने ही सर्वप्रथम हम लोगों को बताया कि भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। ये घटना इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, बहुत फेमस भी है। तो यहाँ पर हम लोगों को सर हेनरी इलियट को ध्यान में रखना है। उन्होंने ही सर्वप्रथम हम लोगों को बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हो गई महमूद गजनवी से संबंधित।
महमूद गजनवी कहाँ से रिलेट करता था, तो गजनी में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर यामनी वंश हम लोगों को मिलेगा, जिसका संस्थापक अलप्तगीन था। अलप्तगीन का दास एवं दामाद था सुबुक्तगीन, वही गजनी का शासक बना। उसके बाद उसी सुबुक्तगीन के नेतृत्व में भारत में पंजाब पे पहला आक्रमण हुआ। उस समय वहाँ का राजा जयपाल था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 में महमूद गजनवी शासक बना, और जब वह शासक बना तो खुरासान का वह शासक हुआ करता था। अरब के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने उसे दो उपाधि दी, यमीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यमीन उद बिल्ला यानी मुस्लिमों का संरक्षक। वह प्रथम ऐसा तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। उसके पहले तुर्कों में किसी ने भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। सर हेनरी इलियट ने यह बताया कि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हो गई। आगे देखते हैं उद्देश्य में, इन तुर्कों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। दो चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट स्पेशली की जाती हैं। पहला उद्देश्य जैसे था धन को लूटना, और दूसरा उद्देश्य था कि स्वाभाविक है जब धन को लूट लेंगे तो मध्य एशिया, क्योंकि गजनी जो था वो मध्य एशिया क्षेत्र में पड़ता था, तो वहाँ पर अपने शासन को ये मजबूत करेंगे। ये दो प्रमुख उद्देश्यों के साथ इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अभी जैसे हम लोग मोहम्मद गोरी को अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उद्देश्य जब हम लोग देखेंगे तो मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था वो धन लूटना नहीं था, बल्कि वह साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। जबकि महमूद गजनवी के आक्रमण में इस प्रकार की बातें नहीं थी। उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि हमको धन लूटना है और अपने शासन को मजबूत बनाना है। अब इन 17 आक्रमण में हम लोग देख लेते हैं प्रमुख कौन कौन से उसके आक्रमण थे। जैसे सबसे पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में सीमावर्ती क्षेत्रों में माना जाता है। उन सीमावर्ती क्षेत्रों में इसने आक्रमण किया, लेकिन कहा जाता है इसको कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद पुनः 1001-2 में उसने जयपाल पर आक्रमण किया, और जयपाल पर आक्रमण करने के साथ साथ वहाँ पर बहिंद पर उसने अधिकार कर लिया। इसमें ये भी ऐतिहासिक घटनाएं मिलती हैं। जयपाल इस आक्रमण से इतना क्षुब्ध हुआ कि इसने बाद में आत्महत्या कर ली थी कि वह इतना कमजोर राजा हो गया कि विदेशी उसके राज्य पर आक्रमण कर रहा है, उसके राज्य के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर ले रहा है, लेकिन वह किसी भी प्रकार से उसको रोक नहीं पा रहा है। इसी क्षुब्धता के कारण जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। आगे फिर बढ़ते हैं 1008-9 ईस्वी में हिंदू शाही राजा हुआ करते थे आनंदपाल पर आक्रमण किया उसने, और ढेर सारा धन, बहुत सारी लूटपाट वहाँ पर उसने की। फिर 1018-19 में जाते हैं तो तत्कालीन समय में मथुरा और कन्नौज पर उसने आक्रमण किया, और मथुरा और कन्नौज पर उस समय शासन हुआ करता था प्रतिहारों का। क्योंकि कन्नौज को हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित था ये, और यहाँ पर त्रिगुणात्मक संघर्ष भी हुआ था। तो यहाँ पर उस समय कन्नौज जो था 1018-19 ईस्वी में प्रतिहारों के आधिपत्य में था। उस पर भी इसने आक्रमण किया, बहुत सारा धन लूटा। फिर उसके बाद 1019-20 में चंदेलों पर इसने आक्रमण किया। वहाँ उस समय चंदेलों के राजा हुआ करते थे विद्याधर चंदेल। कहा जाता है किसी विद्याधर चंदेल ने एकल विरोध किया था, बाकी और किसी भी क्षेत्र पर जब भी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, कोई भी उस प्रकार का उसका प्रतिरोध नहीं कर पाया था जिस प्रकार से एक राजा को करना चाहिए। तो प्रथम एकल विरोध इसी का माना जाता है जब उसने चंदेल शासकों के ऊपर आक्रमण किया। अब इसका 16वां आक्रमण हम लोग देख लेते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत फेमस भी है। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, और कहा जाता है उस पूरे मंदिर को खूब लूटा इसने। और उस समय वहाँ का शासक भीमदेव हुआ करता था। यहाँ तक ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं कि इसने जब सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो वहाँ पर इसने 50,000 हिंदुओं और ब्राह्मणों को कटवा दिया था या उनका कत्ल कर दिया था। ये सबसे फेमस इसका आक्रमण है महमूद गजनवी का 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है। और इसका सबसे लास्ट और अंतिम में आक्रमण 1027 का है जाटों के विरुद्ध, और यह इसका अंतिम आक्रमण है। उसके बाद महमूद गजनवी का भारत पर कोई आक्रमण नहीं होता है। ये तो हो गई इसके आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जैसे उद्देश्य हम लोग देखें तो धन को लूटना और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को विस्तृत करना। प्रमुख आक्रमण में जैसे 1001 में सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रमण उसने किया, लेकिन वहाँ पर कोई विशेष सफलता उसे नहीं मिली।
फिर वो 1001-2 में जयपाल पर आक्रमण करता है, बहिंद पर वहाँ अधिकार कर लिया। जयपाल इससे बहुत आत्मग्लानि महसूस करता है और वह आत्महत्या भी कर लेता है। 1008-9 पे उसने हिंदू शाही राजा आनंदपाल पर आक्रमण किया। 1819 में उसने मथुरा और कन्नौज को जीता या उन क्षेत्रों में लूटपाट की जहाँ पर उसमें प्रतिहार राजा राज कर रहे थे। फिर 1019-20 में उसने चंदेल शासक विद्याधर पर आक्रमण किया। विद्याधर ने थोड़ा बहुत एकल विरोध तो किया लेकिन कोई विशेष सफलता उसे नहीं मिली। और जो उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था 1025 ईस्वी का, तो सोमनाथ मंदिर पर था जहाँ के शासक भीमदेव हुआ करते थे। तो सोमनाथ मंदिर को इसने खूब लूटा। और इसका अंतिम आक्रमण जो था वो 1027 का था जाटों के विरुद्ध। इस प्रकार से 17 आक्रमण इसके भारत में हुए और विभिन्न क्षेत्रों में इसने लूटपाट की। और होते करते 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और फिर तुर्कों में उस प्रकार का कोई शासक नहीं होता है जो भारत के इन क्षेत्रों पर पुनः विजय करने के बारे में सोचे। अब इसके आगे के क्रम में इसी से प्रेरित होकर के या इन्हीं की घटनाओं को आत्मसात करके मोहम्मद गोरी फिर आगे भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के बारे में सोचता है। इसको हम लोग आगे के क्रम में पढ़ेंगे। और भी इसमें महमूद गजनवी में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे इसका दरबारी इतिहासकार हुआ करता था कुतुबी, इसको हमें ध्यान में रखना है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कुतुबी था। इसने 2 ग्रंथ लिखे हैं, किताब-उल-यामनी और तारीख-ए-यामनी। जो इसका दरबारी इतिहासकार था कुतुबी, उसने 2 ग्रंथ लिखा, किताब-उल-यामनी और तारीख-ए-यामनी। उसके अलावा अलबर्नी एक इतिहासकार था जो महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। उसने किताब-उल-हिंद नामक ग्रंथ लिखा, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ ने किया। और उसके अलावा एक शर्मा जी हैं, उन्होंने भी इसका अनुवाद किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है किताब-उल-हिंद जो अलबर्नी ने लिखा है। वो इसी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इस पुस्तक से हम लोगों को तत्कालीन समय की सामाजिक, ऐतिहासिक जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसका एक और इतिहासकार था फिरदौसी, या कवि कह ले सकते हैं हम लोग। उसने एक ग्रंथ लिखा है शाहनामा। फिरदौसी जो था इसी महमूद गजनवी के साथ आया था। उसने शाहनामा लिखा है, जिसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। तो फिरदौसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि उसने ग्रंथ लिखा शाहनामा, जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है। और इसकी आत्मकथा जो लिखी है वो तारीख-ए-सुबुक्तगीन के नाम से बैहाकी ने लिखी है। ये सुबुक्तगीन की आत्मकथा मानी जाती है। उसको लिखने का श्रेय बैहाकी है। ये विभिन्न इतिहासकार इसी महमूद गजनवी के साथ आए थे। चाहे हम लोग कुतुबी की बात करें तो किताब-उल-यामनी और तारीख-ए-यामनी जैसे ग्रंथों की रचना उसने की। अलबर्नी की बात करें तो उसकी विश्व प्रसिद्ध कृति है ही किताब-उल-हिंद। और फिरदौसी की बात करें तो शाहनामा है, जिसे पूर्व का होमर की उपाधि भी दी जाती है। और बैहाकी की हम लोग बात करें तो उसने तारीख-ए-सुबुक्तगीन नामक ग्रंथ को लिखा है। तो महमूद गजनवी में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो